So today's topic, factors on which delta depends on. So these are the four factors: I, mu, lambda a, angle of incidence, refractive index of the prism, wavelength of the light being used, and angle of the prism. इनमें से कोई भी एक चेंज हो जाएगा तो डेल्टा भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा या डिफरेंट होगा फॉर दीज डिफरेंट फैक्टर्स. ठीक, सो ये फैक्टर्स आप लोगों को डायरेक्टली याद रखने. नेक्स्ट हम बात करते हैं. अच्छा भाई, चैप्टर समाप्ति की ओर बहुत जल्दी अग्रसर है, बहुत ज्यादा चीजें बच नहीं रही है. रेनबो फॉर्मेशन सीख लेंगे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप. स्कैटरिंग नहीं है अभी इस वाले साल आपके 2020-21 के अंदर, तो वो हटा दिया गया है. स्कैटरिंग नहीं सीखेंगे. प्रिज्म के बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे किसमें, रेनबो फॉर्मेशन. डिस्पर्जन सीख लेंगे. डिस्पर्जन जल्दी से क्या होता है, बस उसका फेनोमेनन, वो भी डिटेल में नहीं है. डिस्पर्जन का मतलब देख लेंगे. रेनबो क्योंकि डिस्पर्जन पे बेस्ड है, इस वजह से रेनबो फॉर्मेशन से देखेंगे. फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट आता था जो हटा चुके हैं इस साल. और फिर हम पहले ह्यूमन आई हुआ करता था, वो भी आपके कोर्स से हट चुका है. लास्ट ईयर ही हटा दिया था ह्यूमन आई, तो वो भी हट चुका है. तो अब हमारे पास बच रहा है सिर्फ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, तो जिसको हमें देखना है. तो दो टॉपिक बच रहे हैं. 3-4 दिन के अंदर अंदर वी वुड बी फिनिशिंग इट आउट. सो दिस वाज द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ होल फिजिक्स. एक ये होता है और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी. दीज आर द टू सबसे बड़े चैप्टर्स. So next, let's talk about prism formula. Prism formula 10th ICSE बोर्ड के अंदर इसका डेरिवेशन होता है और 10th क्लास के अंदर CBSE के अंदर कुछ भी नहीं होता है. प्रिज्म फार्मूला जैसी प्रिज्म फार्मूला मतलब आपको नहीं बताया जाएगा. प्रिज्म से रिफ्रैक्शन बता दिया जाता है 10th के अंदर. प्रिज्म फार्मूले के बारे में नहीं बताया जाता ज्यादा डिटेल में, बट भी डेरिवेशन इन ICSE बोर्ड. तो देखिए यहाँ पे प्रिज्म फार्मूला किसको बोलते हैं. प्रिज्म फार्मूला द रिलेशनशिप और टू रिलेट, द रिलेशनशिप भी बोल देता हूँ, रिलेशनशिप अमंग और या बिटवीन बोल दो, म्यू या अमंग बोल देता हूँ, अमंग द क्वांटिटीज म्यू डेल्टा ए आई, इनके अंदर रिलेशन म्यू डेल्टा ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ. तो एक रिलेशन आएगा जिसको हम देखेंगे. किसको देखते हैं, मैं पहले डायरेक्ट लिख देता हूं ताकि आप लोगों को एम पता चल जाएगा. सो म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2. अब इसके अंदर आपने ध्यान से देखा होगा, मैंने एक लिखा है कंडीशन डेल्टा मिनिमम. तो डेल्टा में ये मेन फॉर्मूला है जिसको भी हमें डेराइव करना है. लेकिन ये डेराइव करने से पहले एक टर्म आई डेल्टा मिनिमम, तो उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज द डेल्टा मिनिमम. डेल्टा मिनिमम चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा हाउ डज द डेल्टा वेरी विद अकॉर्डिंग टू या विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो जल्दी से ये टॉपिक इसी के बाद का है, वो मैं छूट गया था तो यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं. वेरिएशन of delta, variation of delta with angle of incidence. एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ये किस तरह से वेरी करता है, इसका रिलेशनशिप हमें देखना है सर. तो देखते हैं जल्दी से यहाँ पर. How does it will vary? So practically it is found that कि डेल्टा और आई का ग्राफ जब बनाया जाए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई, सिंपली डायग्राम माइंड के अंदर होना चाहिए. लाइट ली गई, यहाँ पे नॉर्मल बनाया, N1 ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव यहाँ पर नॉर्मल 2 बना दिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस और फाइनली रिफ्रैक्ट हो गई. ये थी एक्चुअल इंसिडेंट रे, ये फाइनल इमर्जेंट रे. ये जो एंगल बना रही है ये एंगल ही है हमारा डेल्टा इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में. ये फाइनल इमर्जेंट रे, दिस इज एंगल E, दिस इज एंगल R1, दिस इज एंगल R2 व्हिच इज सर्विंग एज सेकंड इंसिडेंट एंगल. दिस इज डेल्टा 1 एंड दिस इज डेल्टा 2. ठीक, तो डायग्राम पूरा माइंड के अंदर छपा हुआ होना चाहिए आपके. तो डेल्टा की वैल्यू जैसे जैसे मैं ये आई को
मान लीजिए शुरू में अगर ये यहाँ रखता तो फिर बेंडिंग कुछ और होती, तो डेल्टा भी कुछ और होता, तो इसका मतलब डेल्टा भी चेंज होगा। प्रैक्टिकली ऐसा पता चला कि जैसे जैसे आई की वैल्यूज को चेंज किया जाता है, वैसे 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 शुरू में इनिशियली जो डेल्टा है वो डिक्रीज होता है, यानी कि एज वी विल बी इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी क्या हो जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। इनिशियली इट विल बी डिक्रीजिंग एंड इट विल रीच अप टू अ सर्टेन वैल्यू, एंड आफ्टर दैट इट विल इंक्रीज अगेन। दिस काइंड ऑफ थिंग इज ऑब्टेन। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूं, अभी ज्यादा डिटेल में दे नहीं रखी, तो ये मैं बता देता हूं अभी कैसे होता है। तो पहले भी बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसा क्यों हुआ, कि बोलना तो यही है, प्रैक्टिकली ऐसे ही देखा जाता है, तो जब ऐसा बोल दिया जाए तो आपको भी मान लेना होता है कि अच्छा सा प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है तो ऐसे ही होता है। एक्सप्लेनेशन अभी दे देता हूँ फिर भी मैं, ताकि अगर ऐसी कोई चीजें कहीं पे लिखी भी आती है तो वी विल लर्न डायरेक्टली। ठीक, तो ये वैल्यू वो वैल्यू जहां पर डेल्टा की मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन हो जाए किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, तो उसे बोलते हैं डेल्टा मिनिमम और रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा मिन। ठीक, तो ध्यान से देखें तो दिस विल बी इंक्रीजिंग इन द सेम मैनर, जिस तरह से ये इधर का हाफ, जैसा हाफ ये एग्जैक्टली सिमिलर हाफ इधर आएगा। तो सिमिलर हाफ जब आता है तो हम ये बोलेंगे कि जो वैल्यू I1 के रेस्पेक्ट में हमें मिलती है, ठीक वैसी की वैसी वैल्यू इधर हमें मिलेगी इधर की तरफ। फिर ठीक इसी तरह से I2 पर जो वैल्यू होती है वो की वही वैल्यू उधर भी मिलेगी इंक्रीज होते टाइम किसी पर्टिकुलर एंगल पर, और ठीक इसी तरह से ये I3 पर जो वैल्यू मिल रही है ऐसी वैल्यू होती। तो अभी ये वैल्यू है क्या वो देख लेते हैं। बोलने को अभी मैं बोल सकता हूँ I5, I6, I7, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं तो I4 वो कंडीशन आई जहां पर ये वैल्यू मिनिमम हो गई, और फिर से हम जब बढ़ा रहे हैं तो ये, और अगर बढ़ाने का तरीका भी एक सेम पैटर्न में रखें, यानी कि जितना I3 था, जैसे मान लीजिए कि शुरू के अंदर एंगल I1 को आप मान लीजिए 10 डिग्री मान लीजिए, 20 डिग्री मान लीजिए, 30 डिग्री मान लीजिए, 40 डिग्री मान लीजिए। फिर एंगल I5 जब आप एक तरह से अभी के लिए बस मैं 50 डिग्री लिख रहा हूं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो जब ये ऐसे मैंने लिख दिया तो यानी कि मैं 10 से एक तरह से बढ़ा रहा हूँ। अभी सिर्फ ये समझने के लिए, इसके बाद ऐसा फॉलो नहीं करेंगे, अभी बताता हूँ उसके अंदर क्या होगा। तो जब ऐसे बढ़ा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि I3 और I5 इनकी वैल्यूज, एंगल तो अलग अलग है लेकिन इन दोनों पर डेल्टा की वैल्यू सेम है, यानी कि हर दो एंगल्स पर आपको जो वैल्यूज है डेल्टा की वो सेम मिलेगी। देखिए यहाँ पर जैसे मैं बोलूं 20 डिग्री और 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर आपसे पूछा जाए 60 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, I6 को, तो I6 पर डेल्टा की वैल्यू कितनी बोल दी, ये वाली हो गई। मान लीजिए इसको मैंने डेल्टा 6 लिख दिया 60 के रेस्पेक्ट में या 6 के रेस्पेक्ट में, तो डेल्टा I3 के रेस्पेक्ट में कितना मिल रहा है, सॉरी I3 नहीं, I2 के रेस्पेक्ट में कितना मिल रहा है, ये भी यही मिल रहा है। तो डेल्टा 6 और डेल्टा 2 दोनों सेम ही आ रहे हैं। I2 के रेस्पेक्ट में बोले या I6 के रेस्पेक्ट में बोले, डेल्टा की वैल्यू सेम आ रही है। इसको कुछ और नाम दे देते हैं, डैश करके दे देता हूँ। I1 के रेस्पेक्ट में जैसे इसको मैं डेल्टा 1 बोल देता हूँ, डेल्टा डेल्टा डैश डेल्टा डबल डैश, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। सो डेल्टा किस पर आ रहा है, I1 पे भी आ रहा है, और डेल्टा किस पर भी आ रहा है, I7 पे भी आ रहा है। तो मैंने बोला 10 डिग्री और 70 डिग्री दोनों एंगल पर, ये देखिए इसको आप मान सकते हैं 70 डिग्री, तो 70 डिग्री पर अगर ये डेल्टा आ रहा था तो 10 डिग्री अगर मैं करता तो भी मेरे पास एंगल कुछ यही आता, किसका, फाइनल इमर्जेंट रे। अब इसके अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती, ये मान लीजिए अगर ये 10 डिग्री है तो ये इसकी जो जाने की थी सीधी बैंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। फिर यहां पर जब मैं करता तो ये जो बैंडिंग आती
तो ये कुछ जितने का ये एंगल बनता है ये वाला, तो ये एंगल और ये एंगल सेम एंगल निकल करके आता है प्रैक्टिकली। क्यों आते हैं उसका रीजन मैं समझा देता हूँ। ये तो अभी कहानी बताई, ग्राफ को समझा दिया कैसे आते हैं देखो। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जितने एंगल से आप इंसिडेंट कराते हो और उसके बाद जितने से ये रिफ्रैक्ट होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक इंसिडेंट रे ली और वो 30 डिग्री से गई है या 60 डिग्री से गई है, लेट्स सपोज नीचे है ग्लास, ऊपर है एयर, सो रेडिएटेड टू डेंसर के अंदर रिफ्रैक्शन हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल और ये 30 डिग्री पे हो गई, तो ये कहलाई रिफ्रैक्टेड रे। ये 30 डिग्री इस टाइम पे कहलाया इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये कहलाया इसका एंगल आई। तो हमने बोला एट एंगल आई is equals to 60 degree, we are getting angle R is equals to 30 degree। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहती है कि अगर आप इसको रे को उल्टा कर दो, यानी कि सेकंड केस में जब आप एंगल I 30 डिग्री ले ले तो ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। इसका मतलब 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में एंगल R कितना आना चाहिए, 60 डिग्री। यही काम यहाँ पे हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल लिया है तो कंपलसरी यहाँ पर E 10 डिग्री का बनेगा, और इसी तरह से अगर मैं E को 10 डिग्री ले लूं तो ये एंगल 70 का बनना चाहिए। तो क्योंकि प्रिज्म पर अगर मैं दो तरफ से लाइट को हिट करवा सकता हूं, इधर अगर 70 से जा रही है और फाइनली रिफ्रैक्ट हो करके कुछ ऐसे जा रही है कि ये 10 डिग्री, तो इसका मतलब रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलता है कि 10 डिग्री से हिट करूं तो इस टाइम पे यही एंगल I 10 डिग्री कहलाता और उसके रेस्पेक्ट में एंगल 70 E कहलाता। इसका मतलब 70 पे 10 मिल रहा है तो 10 पे 70 मिलना चाहिए। ये देखो ये लिख दिया मैंने, ये I1 के रेस्पेक्ट में ये 70 डिग्री किसका काम कर रहा है, एंगल E का, E1 का। फिर इसी तरह से मैंने, तो इसका मतलब 70 डिग्री पर वापस 70 डिग्री अगर मैं I1 ले लूं, मतलब I ले लूं, तो मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये E7 क्या रहेगा। अगर I7 में 70 ले रहा हूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वापस एंगल E कितना मिलना चाहिए, 10 डिग्री। इसी तरह से मैंने अब I को डिफरेंट कर दिया 20 डिग्री और मैंने कहा 20 डिग्री पर मेरे को एंगल E मिलना स्टार्ट हुआ, एंगल E2, I2 के रेस्पेक्ट में E2 मिला 60 डिग्री। तो अगर एंगल, इसको अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लूं I6 60 डिग्री हो तो इसके रेस्पेक्ट में E6 कितना मिलना चाहिए, तो E6 20 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक इसी तरह से I3 अगर 30 डिग्री हो जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एंगल I3 के रेस्पेक्ट में I3 अगर 30 डिग्री था तो उसके रेस्पेक्ट में अगर मुझे एंगल ऑफ इमरजेंस 50 डिग्री मिल रहा था, तो इसी एंगल ऑफ इमरजेंस को अगर मैं एंगल I बना दूं जिसको मैं I5 बोल रहा हूं, तो मुझे I5 के रेस्पेक्ट में E5 कितना मिलना चाहिए, 30 डिग्री। अब जब मैं 40 डिग्री पे पहुंच गया तो ध्यान से देखो 40 डिग्री पे ये वैल्यू जब यहां आ गई तो 40 डिग्री पे आप खुद देखो 50 प्लस 30 80, 60 प्लस 20 80, 70 प्लस 10 80। ये नहीं होता है, फिर ध्यान रखना, मैंने इसलिए पहले भी बोला था कि आपको ऐसे सोचना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो 40 पर कितना होना चाहिए खुद कंफर्म करके बताओ। अगर यही पैटर्न फॉलो हो रहा होता पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में, तो 10 पर 70 आ रहा होता, 20 पे 60 आ रहा होता, 30 पे 40 आ रहा होता, तो 40 पे कितना एंगल आ जाएगा, 40 डिग्री। तो क्या, तो इसका मतलब क्या एंगल E और I इस टाइम पे बराबर हो गए क्या, यस सर, यस सर। तो और क्या इस एंगल I इज इक्वल टू E पर ही हम क्या बोल रहे हैं, क्या डेल्टा मिनिमम हो रहा है क्या, यस सर। तो यहाँ पर हमने बोल दी। तो ये रीजन मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा कि डेल्टा मिनिमम की वैल्यूज और इसका ग्राफ दोनों तरफ एक जैसा क्यों चलता है। रीजन अभी बताया, जितना इधर E होगा, जितना इधर I था उसके रेस्पेक्ट में जो E आया उसी को अगर मैं I बोल दूं तो उतना ही E वापस आना चाहिए। ये रीजन पहले तो बताओ ये कितनों को क्लियर हो चुका है ये वाला फॉर्मेट। तो अगर ये फॉर्मेट सभी को समझ में आया है तो इसमें 2-3 ऑब्जर्वेशन आपने खुद ने ढूंढी। वो 2-3 ऑब्जर्वेशन क्या क्या ढूंढी आपने ढूंढी कि conditions for minimum deviation
डेविएशन। तो आप लोगों ने वो कंडीशंस ढूंढी है ये, एट डेल्टा विल बी डेल्टा मिनिमम, डेल्टा अगर डेल्टा मिनिमम हो जाए देन आई की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, आई की वैल्यू ही किसके बराबर होनी चाहिए, E के बराबर। ई के बराबर, यानी कि आई शुड बी इक्वल टू ई, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उतना ही एंगल ऑफ इमरजेंस होना चाहिए, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट है। सिंगल पॉइंट का मतलब क्या होगा, यही आई है और यही ई है, तो आई शुड बी इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू ई। सेकंड कंडीशन जो हम मैथमेटिकली ऑब्टेन करेंगे, तो ये फर्स्ट कंडीशन एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, फर्स्ट कंडीशन आई इज इक्वल टू ई, एंड सेकंड कंडीशन R1 will be is equals to R2 will be equals to R, आप इसको मान ले R, मतलब मेन कंडीशन क्या है, R1 should be equals to R2, क्यों होगा। और थर्ड कंडीशन इसको बाद में कभी वेरीफाई करेंगे, अभी के लिए फिर आप जस्ट समझ लेना, पहले मैं री बना देता हूं। N1 N2 इंसिडेंट रे 1 यानी कि इनिशियल, और ये फाइनल इमर्जेंट रे, या एंगल ई या एंगल आई, इस तरह से बनाना है कि ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर दिखे। और दूसरी कंडीशन जो होगी, ये मैंने रब करने का एक दूसरा रीजन रहा है इसलिए रब किया है, ये ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए, क्योंकि इसकी तीसरी कंडीशन ये बोलती है, इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू ए बी सी। थर्ड कंडीशन बोलती है डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, द रे PQ should be parallel to BC, base of prism। तो जो रे PQ है ये BC के क्या बन जाती है, पैरेलल। तो तीन कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसमें से मैं R1 R2 इसको यहीं पे दिखा देता हूँ कि जल्दी से, बाकी का थोड़ा बाद में कभी कर लेंगे, अभी क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा हमारे पास, फिर ये पूरा नहीं हो पाएगा। R1 इज इक्वल टू R2 कैसे होता है, तो ये है R1, ये है R2, ये है N। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन, इसमें देखें तो कितनी बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक एट पॉइंट P और एक एट पॉइंट Q। सो P पॉइंट पर क्या लगा दें, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, म्यू, ये इसका म्यू मान लू, बाहर का म्यू एयर इज इक्वल टू 1, इधर भी एयर इज इक्वल टू 1, और ये म्यू जी को हमने सिंपली म्यू ले लिया या म्यू जी ले लो, तो म्यू लिख लेता हूं, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, ठीक। इक्वेशन नंबर 1, एट पॉइंट Q स्नेल्स लॉ लगाओ पॉइंट Q पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। जैसे यहाँ पे भी पॉइंट P पे भी क्या लिख सकता था मैं, म्यू A इंटू साइन I इज इक्वल टू म्यू G इंटू साइन R1। ये इसी से बनाया है मैंने, म्यू जी को हम क्या बोल रहे हैं, म्यू ए की वैल्यू 1 इंटू साइन आई और साइन R1 को नीचे ले गया। ठीक इसी तरह से अंदर के ये डेंसर टू रेयर में हो रहा है तो भी क्या लिखेंगे, म्यू जी इंटू साइन R2 इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन ई। म्यू ए की वैल्यू 1, तो म्यू जी साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई। तो म्यू जी को हम म्यू लिख रहे हैं, तो साइन ई अपॉन साइन R2 जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो गया म्यू इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन R2। Equation number 2, both are representing the value of mu, that's why both should be equal। sin I upon sin R1 is equals to sin E upon sin R2। ये तो हुआ जनरल स्टेटमेंट। अभी तक मैंने इस और कोई कंडीशन नहीं लगाई, बट एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, ये कंडीशन तो ग्राफ से ऑब्टेन कर चुके हैं, I इज इक्वल टू E, और अगर I इज इक्वल टू E है तो sin I शुड बी इज इक्वल टू sin E, और sin I इज इक्वल टू sin E हो गए तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ से क्या हो गया, 1 अपॉन sin R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sin R2। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, sin R1 इज इक्वल टू sin R2, बोले तो R1 इज इक्वल टू R2। ये लिख दिया मैंने कहां पर, R1 इज इक्वल टू R2। बोलिए ये कंडीशंस कितनों को समझ में आ चुकी है पूरी।
So graph is very very important. Even the whole topic is very important. Anything can be asked. Similarly, अब जो आ रहा है Friesen formula again very important topic because it would be direct. Graph 1 or 2 marks के अंदर पूछा जाएगा कि draw the variation of angle of deviation with I and hence write the conditions for minimum deviation. तो आपको ये graph बनाना है. आपको ये दोनों conditions लिखनी है and on what factors the delta depends on. So then you need to write all these 4 factors. So I, mu, delta and it. तो ये 3 चीजों का एक combined question बन जाता है कि draw the variation of delta angle of deviation with respect to angle of incidence and hence write the conditions of minimum deviation and also write those factors on which the angle of deviation depends on. So these are the factors and this is the scenario. So hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा. बाकी का अब करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में.